में देखने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड उसका प्रोसेस क्या है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट यूजी के लिए, जो कि आप लोगों के 9th चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। उसके जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसका प्रोसेस कैसा होता है। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने दिए हैं जो कि पीवाईक्यूज है, आप लोगों की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। आई होप एवरीवन जो जितने भी लोग हैं वो लोग सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो कौन कौन से टूल्स है जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें चाहिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी को करवाने के लिए। फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब होता है हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को मैनिपुलेट करना है। या तो हम लोग उसके डीएनए को अल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे, या फिर किसी चीज का एडिशन करेंगे या डिलीशन करेंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर जीन को रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमें पता है कि जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए यूज में आती है, ठीक है। फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक एक करके हम देखेंगे कि क्या होता है ये, ठीक है, उसका रोल क्या क्या है, वो कब रिक्वायर्ड होते हैं, सब देखेंगे हम। तो पहला जो है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा है डीएनए लाइगेज, चौथा है वेक्टर्स और पांचवा जो है आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको पहली बार 1963 में पाया गया था इन इस्चीरिया कोलाई, जिसको हम लोग ई कोलाई भी बोलते हैं। ये एक ऐसा स्पीशीज है बैक्टीरिया का जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और ये हमारे इंटेस्टाइन में भी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो जो ई कोलाई है इसमें पहली बार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पाया गया था। अभी देखो दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। पहला है डीएनए मिथाइलेशन एंजाइम, दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि क्या करेगा, डीएनए को कट करेगा। तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इतना समझ लो कि रेस्ट्रिक्शन का काम क्या है। रेस्ट्रिक्शन मतलब वो कट करने वाला है सीक्वेंस को। अभी कट करने की जरूरत क्या है, हम लोगों ने देखा यहाँ पे हम लोगों को एक पर्टिकुलर जीन ऐड करना है हमारे डीएनए में, ठीक है, होस्ट के डीएनए में। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, वहां पर एक नया जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें वहां पे कट्स लगाने पड़ेंगे। तो वो जो कट्स लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो पहली बार जो पाया गया था वो था ई कोलाई में, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको कब आइसोलेट किया गया, कब उसको निकाला गया, दैट वाज हिंद D2, ठीक है, हिंद D2। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका नाम हिंद D2Q है, इको R1Q होता है, बैम H1Q होता है। ये सारे नाम ऐसे ही क्यों लिखे गए हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा वो अभी देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जो पहले बार जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया गया था ई कोलाई में, दैट इज इको R1, उसका हम देखते हैं नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो जो ई होता है वो डिनोट करता है उसके जीनस को। हम लोगों ने पढ़ा है जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर क्या होते हैं, है ना, जो हायरार्की है। तो यहाँ पर जो जीनस है, ठीक है, वो क्या है, ई से डिनोट कर रहा है, दैट इज इस्चीरिया। अब उसके बाद जो इसका स्पीशीज है, स्पीशीज तो बहुत सारे होते हैं, ये वाला कौन सा स्पीशीज, दैट इज कोलाई, इसीलिए हम लोगों ने क्यों यूज किया है, यहाँ पर क्या यूज किया है, CO यूज किया है। तो ये हो गया इको। अब ये R क्या दिखाता है, कैपिटल R। कैपिटल R मतलब इसका कौन सा वाला स्ट्रेन है। देखो हर एक बैक्टीरिया के जो स्पीशीज होते हैं उसका बहुत ज्यादा नंबर्स में स्ट्रेन होता है। तो ये वाला कौन सा स्ट्रेन है, ये डिनोट करता है R। नेक्स्ट आता है 1, जो कि रोमन नंबर में डिनोट किया जाता है, दैट इज ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये जो है वो पहला एंजाइम है जो कि इस स्ट्रेन से निकाला गया है। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। फिर अभी देखो हमारे पास ना 900 प्लस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि हम लोगों ने 230 प्लस बैक्टीरियल स्ट्रेन से निकाला है। ये एक इंफॉर्मेशन है। अभी देखो यहाँ पर एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखाया गया है। ये हमारा डीएनए है जो कि वेक्टर का डीएनए है। ये होता है हमारा फॉरेन डीएनए जो हमें ऐड कर रहा है। अभी यहाँ पर क्या होगा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करता है, यहाँ पे कट्स लगाता है, जिसकी वजह से ये वाला जो
फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए का जो स्टिकी एंड है यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पर भी स्टिकी एंड कैसे फॉर्म होते हैं, जो कट होता है, जब हम कट लगाते हैं ना तो वो जो स्ट्रैंड है वो ऐसा लटकने लग जाता है, ठीक है। ये जो एक स्ट्रैंड दिख रहा है आप लोगों को, जो ये है, ये क्या होता है, हैंगिंग स्ट्रैंड होता है इसको, ठीक है। ये दोनों इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो तब जाकर जो हमारा डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो ये था स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। कौन सा वाला, इकोआर1। तो जो यहाँ पे जितने भी एंजाइम होते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 मेन हैं जो हम लोग पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में। इनका अलग अलग रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस होता है जहां पर ये कट लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि बिलोंग करता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस मतलब डीएनए को कट करने वाला एंजाइम। हमें पता है कि जहां पर भी एंड में एज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम है, दैट मीन्स ये। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मतलब जो क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए के उसको तो वो रिमूव करेगा, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम डीएनए एंड, मतलब जो स्ट्रैंड होता है उसके एंड से इसको कट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब अंदर से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कोई भी एक स्पेसिफिक इंटरनल साइट होगी डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में अंदर, ये वहां पर कट लगाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों को एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमें क्या करना है, डीएनए के बीच में हम लोगों को कट लगाना है ना, तो हमको कौन सा लगेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी नेक्स्ट आता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोम यानी क्या होता है, आप अगर किसी भी सीक्वेंस को 5 प्राइम 3 प्राइम से डायरेक्शन में अगर पढ़ेंगे तो कैसा होगा, वो सेम होगा, ठीक है। दोनों ही स्ट्रैंड में आप जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो वो सेम ही रीड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गया मलयालम हो गया, नमन हो गया, है ना। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम आगे से पढ़े पीछे से पढ़े तो कैसे होते हैं, सेम ही सुनाई देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। यहाँ पर देखो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, फिर उसके बाद वो कट लगाता है। एग्जाम्पल क्या है, ये GAATTC, ठीक है, गुआनिन एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन। ये डायरेक्शन, ये जो सीक्वेंस है आपको कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगेन जब आप नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, वहां पर भी देखो जब आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो सेम सीक्वेंस है, गुआनिन एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर देखो जो एंजाइम होते हैं वो कट लगाते हैं फ्रॉम स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, ठीक है। जो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है थोड़े से दूर पे कौन लगाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होंगे वो कट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कट लगाते हैं तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स को छोड़ देता है, जो कि एक लटकता हुआ स्ट्रैंड है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड पे क्या होता है, दूसरा डीएनए जो कि फॉरेन डीएनए है वो आकर आराम से बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो स्टिकी एंड में क्या होता है, जब 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये देखो ये वाला जो स्ट्रैंड है और ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो कौन से बॉन्ड से कंबाइन होंगे, हमें पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच में कौन सा वो होता है बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। अब क्या होगा यहाँ पर, इट विल हेल्प डीएनए लाइगेज टू जॉइन द फ्रेगमेंट्स। ये जो फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, इनको ज्वाइनिंग के लिए क्या लगेगा, हमें डीएनए लाइगेज करके एंजाइम है जो वो रिक्वायर्ड होगा। अभी डीएनए लाइगेज क्या काम करेगा, लाइगेशन का। लाइगेशन मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 अलग अलग स्ट्रैंड को ज्वाइन करवाना है, इसलिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहेंगे, डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट आता है, हमें पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो वेक्टर यूज हो रहा है उसके बारे में। अभी जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा वेक्टर, हम लोग वेक्टर का यूज कैसे करते हैं, एज अ व्हीकल। मतलब आपको अगर कोई चीज कैरी करनी है, मतलब हम व्हीकल का यूज क्यों करते हैं, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, ट्रांसफर करने के लिए किसी चीज को। ठीक वैसे ही जब हमें अपना फॉरेन डीएनए ट्रांसफर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं।
मोस्ट कॉमनली जो वेक्टर यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड वेक्टर है क्या एक्चुअल में? दीज आर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। स्मॉल है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए रहेंगे, डबल स्ट्रैंडेड रहेंगे, और क्या है ये कैसा पार्ट है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो कि हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन करना किसका है हमें? यहाँ पे जो भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है, अगर हमें किसी भी होस्ट सेल में डालना है, फॉर एग्जाम्पल इकोला हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो जनरेशन टाइम होता है वो 20 मिनट ही होता है। मतलब इसका जो रेप्लिकेशन करने का जो टाइम होता है वो सिर्फ 20 मिनट में, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी ही अपने नंबर ऑफ कॉपीज बना लेता है। तो मोस्टली हम लोग इसी को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंपैटिबल होता है यूज करने के लिए। अभी देखो यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए था, ठीक है, फॉरेन डीएनए ये हमारा वेक्टर डीएनए, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलेंगे। पहले हमें जो भी सीक्वेंस, अब हमारे पास पूरा डीएनए है तो हम पूरा डीएनए तो को नहीं डाल सकते। जो पर्टिकुलर जीन है जो आपका प्रोटीन बनाने वाला है या फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला है, हम उसी जीन को कट करेंगे और उसको ही स्पेसिफिकली अटैच करेंगे किसमें? वेक्टर के डीएनए में। ये जो फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, इस फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन किया जाएगा इस वेक्टर में, लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसका क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अब जाकर क्या होगा? एक्सप्रेस होंगे। और मैंने जैसे बताया कि इकोला जो है वो काफी जल्दी रेप्लिकेट होता है, तो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, और उस कॉपीज में भी क्या जाएंगे? वो वेक्टर जाएगा, प्लस हमारा जो इंसर्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसर्ट, जो हमें ऐड करना है। तो ये था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अभी देखो हम लोगों को जो हमारा लॉन्ग स्ट्रैंड है डीएनए का, हम उतना पूरा अटैच नहीं कर सकते, हमको पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन ही अटैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे। लेकिन हम कैसे पता चलेगा हमें? कैसे हम प्यूरिफाई करेंगे उसी फ्रेगमेंट को जो हमें चाहिए, जो हमारा पर्टिकुलर प्रोटीन या प्रोडक्ट कोड करने वाला है? तो यहाँ पर हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, वहां पर क्या होगा? इनका मूवमेंट होगा, और जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा तो वो हमें एंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? जो बड़ा जो अपना डीएनए है इसको कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब कट कैसे करेंगे? इसको हमको फ्रेगमेंट्स में कट करना है, छोटे छोटे। अभी देखो जो हमारा डीएनए होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। अब वो नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, उसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, जिसकी मदद से जो हमारा डीएनए है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है? हमारे बैकबोन को बनाने में मदद करता है। तो वहां पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी मदद से जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब जाहिर सी बात है जो नेगेटिवली चार्ज है वो कहाँ जाएगा? एनोड के पास। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन ये मूवमेंट होगा कब? जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के वो अपने आप मूव नहीं करेगा। फिर ये जो पूरा प्रोसेस होता है मूवमेंट का, ये कहाँ होता है? ये जो आपको दिख रहा है दैट इज जेल का मैट्रिक्स। कौन सा जेल यहाँ पे यूज किया गया है? अगारोस जेल, ठीक है। हम यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एक्चुअली में एज परफॉर्म कर रहे हैं, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक होता है पेज, जो आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? एज यूज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? वो जेल सीवीड से, ठीक है। तो ये क्या करेगा? मैट्रिक्स बनाएगा। मैट्रिक्स क्यों चाहिए? अरे भाई हमको कहीं मूवमेंट करवाना है तो मैट्रिक्स तो चाहिए रहेगा ना, वो हवा में तो नहीं जाके मूव करेगा। तो जिस मैट्रिक्स पे वो करेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगारोस जेल का मैट्रिक्स है वो। यहाँ पर जो सेपरेशन होगा वो कैसा होगा? बेस्ड ऑन साइज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सीविंग इफेक्ट। अभी हमको पता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अगर कम है तो वो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगा, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जो लार्जर फ्रेगमेंट है, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, मतलब वो धीरे धीरे मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फादर, मतलब जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा, कम होगा, वो लोग ज्यादा दूर तक जाएंगे। और जो लार्जर फ्रेगमेंट होंगे वो कैसे होंगे? स्लोली मूव करेंगे।
क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज्यादा है। अब यहाँ पर जो डीएनए फ्रेगमेंट जो देखो मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम स्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम एक कार्सिनोजेनिक मटेरियल है जिसको हम लोग यूज करते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल है। ये क्यों यूज किया जाता है? विजुअलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। आप लोग ने फ्रेगमेंट्स तो अलग कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रेगमेंट चाहिए? हम कैसे देख पाएंगे इसको कि जो फ्रेगमेंट है उसका लेंथ कैसा है, या फिर वो मूव किया है या नहीं, कहाँ तक का, किस साइज तक का मूव कर सकता है वो। आफ्टर एक्सपोजर टू यूवी लाइट, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यूवी लाइट देते हैं, ठीक है। इसका एक होता है ट्रांस इल्यूमिनेटर, जहां पर हम क्या करते हैं, जो फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं, ये जो पूरी मैट्रिक्स दिख रही है आपको जेल की, इसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर देखते हैं, जिससे हमें दिखाई देता है कि जो फ्रेगमेंट्स है वो मूव हुए हैं या नहीं, या फिर कौन से साइज के फ्रेगमेंट जो है वो मूव कर रहे हैं और कहाँ तक का उनका मूवमेंट हुआ है। तो ये क्या करेंगे, बिकॉज जो हम लोग ने इथिडियम ब्रोमाइड यूज किया है स्टेनिंग के लिए, वो क्या करता है, यूवी लाइट के एक्सपोजर में ऑरेंज कलर का लाइट एमिट करता है, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर का। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स है वो ऐसे ऐसे सेपरेट हुए हैं। अभी देखो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा, हमें पता है कि कौन से मॉलिक्यूलर वेट का चाहिए, बिकॉज जो भी हम जीन सिलेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में हमको पूरी चीजें इन्फॉर्मेशन पता होगी, ठीक है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना बैंड जो है वो सिलेक्ट करेंगे डीएनए का। इसको हम क्या कहेंगे, बैंड्स, ठीक है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बैंड्स। इसको हम कट करेंगे जेल से और क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जो तुम जेल से अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, इल्यूशन का प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है जो प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अभी प्यूरिफाइड ही क्यों चाहिए हमें, प्यूरिफाइड इसलिए चाहिए बिकॉज अगर इसमें कोई भी डेब्रिस वगैरह रही, अनवांटेड पार्टिकल्स रहे, तो वो हमारे जो प्रोसेस है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को रोक देंगे, या फिर क्या बोलते हैं कि इसको कंटामिनेट कर देंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोनिंग वेक्टर पे। तो जो क्लोनिंग वेक्टर होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, क्लोनिंग से क्या सुनाई देता है, क्लोन्स। अब ये क्लोन्स क्या होते हैं, क्लोन्स मतलब होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर कोई सेल जिसको सेम टू सेम वो दिखते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे, मतलब उनके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो उनके पेरेंट्स से बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है, तो वो उसी के जैसा ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर की यूज करते हैं हम लोग, जो इकोलाई है उसको हम बार बार रेप्लिकेट करवाएंगे और सेम वेक्टर की वजह से अब जो वेक्टर कैरी करेगा हमारा फॉरेन डीएनए, वो क्या करेगा, सेम चीज को बनाता रहेगा, सेम प्रोडक्ट को। तो ऐसे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इकोलाई होंगे उतने ज्यादा वेक्टर होंगे प्लस इंसर्ट, और उतने ही ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो प्लाज्मिड होते हैं और जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, आई होप बैक्टीरियोफाज सबको पता होगा। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है। तो जो प्लाज्मिड है और जो बैक्टीरियोफाज है ये क्या करेगा, इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इनसाइड बैक्टीरियल सेल, मतलब इसको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, ये इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, रेप्लिकेट कर सकता है। कहाँ पर, बैक्टीरियल सेल में। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरियल सेल का, इकोलाई। अब देखो इसके पास जो डिफरेंट जो कॉपी नंबर्स है वो कितने हैं, 15 to 100 प्लस पर सेल, मतलब हर एक सेल में ये इतनी कॉपीज बना सकता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि कौन कौन से इसेंशियल फीचर्स होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के। अभी यहाँ पर देखो ये मैंने इमेज लिया है, इसमें तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, सिलेक्टेबल मार्कर है, फिर यहाँ पे आता है प्रमोटर का जीन, ये आता है इंसर्टेड जीन, ठीक है, जो भी हमारा जीन जो हमें इंसर्ट करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए वो इस पोजीशन पे आकर अटैच होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाले जो साइट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां पर कट लगते हैं और वहां पर आके हमारा इंसर्ट जो है वो अटैच होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है इसका एसेंशियल फीचर में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे ओरी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होता है एक्चुअल में, ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है।
ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कॉपी नंबर ऑफ डीएनए, कितनी कॉपीज बननी चाहिए उस डीएनए की, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। जितने ज्यादा हाई कॉपी नंबर जितने ज्यादा हाई कॉपी में होंगे उतना ज्यादा ही डीएनए की कॉपीज बनेंगी, मतलब जितने ज्यादा ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उतने ज्यादा क्या होगा, डीएनए की कॉपीज बनेंगी। नेक्स्ट आता है सिलेक्टेबल मार्कर। ये क्या करता है, हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुआ है या नहीं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो हमारा इकोलाई है वो क्या कर रहा है, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और उसको एक्सप्रेशन करवाने में उसका हेल्प करवा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो हमें बताता है कि कौन सा वाला सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म है और कौन सा वाला नॉन ट्रांसफॉर्म है। तो इतना याद रखना कि जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि कौन सा सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म है। अभी ट्रांसफॉर्मेंट्स किसको बोलेंगे, ऐसा सेल जिसने डीएनए को रिसीव कर लिया है, और जिसने नहीं किया है उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। फिर नेक्स्ट आता है ये कुछ कॉमन मार्कर्स है, फॉर एग्जांपल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये कुछ एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जांपल क्या क्या है इसके, इन इकोलाई ओनली ट्रांसफॉर्म सेल सर्वाइव ऑन एंटीबायोटिक मीडियम। अब आपने एक मीडियम लिया है, अब हमें किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो जाहिर सी बात है हमें एक मीडियम चाहिए रहेगा जिससे हमें उनको सारी न्यूट्रिशन जितने भी है वो प्रोवाइड कर सके। तो उस जो मीडियम में है वो कौन सा सेल ग्रो करेगा, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब जिसने डीएनए को ले लिया है वही खाली वहां पर सर्वाइव कर पाएगा। क्यों, वहां पर हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों ने वहां पर एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जा रहा है, दैट इज एम्पिसिलिन, ठीक है। तो एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस में कौन सा सेल जो है वो सरवाइव कर पाएगा, ये हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट आता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वही होती है जहां पर आपको अपना अटैच जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए, वो अटैच करवाना होता है। यहाँ पर देखो जो क्लोनिंग साइट है, इट मस्ट हैव सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट, मतलब आपको जहां पर कट करना है वो साइट तो पता होनी चाहिए ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन साइट। तो लगभग कुछ रिकॉग्निशन साइट्स के 1000 बेस पेयर की दूरी में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट लगाता है। इट प्रिवेंट्स मल्टीपल अनवांटेड फ्रेगमेंट्स। फॉरेन डीएनए इंसर्शन में इनएक्टिवेट और एन एंटीबायोटिक जीन हेल्प आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट्स। अब देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। मतलब आपका जो फॉरेन डीएनए है वो उसको हम लोगों ने क्या किया है, एक जीन के पास उसको हम लोगों ने अटैच कर दिया है। तो क्या होगा, इससे जो उसका एक्टिविटी है वो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब अपना काम नहीं कर पाएगा सही से, ठीक है। ये हमें क्या करता है, ये हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि जो हमारा वेक्टर है वो रिकॉम्बिनेंट है भी या नहीं। एग्जाम्पल क्या है, PBR322। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इंसर्शन है वो कहाँ पर करेंगे, ये जो देखो हमारा बाम H1 साइट है, ठीक है, ये PBR322 का वेक्टर है, ये हमारा बाम H1 साइट है जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है। कौन से जीन में है, टेट्रासाइक्लिन वाले में। अब अगर यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट सेल्स को हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा डीएनए जो है वो लिया गया है या नहीं, बिकॉज ये टेट्रासाइक्लिन वाले जीन पर है, तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होगा वो कैसा होगा, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होगा, रेजिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, सेंसिटिव होगा, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा। अगर रिकॉम्बिनेंट है मतलब इसने फॉरेन डीएनए अगर ले लिया है, ठीक है, तो अब ये क्या बन गया है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बन चुका है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का सेंसिटिव बन चुका है, क्योंकि ये कहाँ पे पोजीशन था इसका, टेट्रासाइक्लिन पे, ठीक है। ये कैसा था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहीं पे अपना जीन जो है लाके इंसर्ट कर दिया है। अब क्या बन गया, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन चुका, पहले रेजिस्टेंस था, अब क्या बन गया, सेंसिटिव बन गया, और क्या हो गया, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट बन गया। अभी नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो कैसे पहचानेंगे, ये क्या होगा, रेजिस्टेंट टू बोथ, एम्पिसिलिन को भी रेजिस्ट करेगा और टेट्रासाइक्लिन को भी रेजिस्ट करेगा। तो ऐसे हमें पहचानना है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है या नहीं। अभी देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, किया जाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज
जीन में। अब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, ये एक्स गैल करके एक सबस्ट्रेट होता है जिसको ये यूज करेगा, और क्या होता है फिर ये लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू इनएक्टिवेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। अगर जो एंजाइम का जीन है बीटा गैलेक्टोसिडेज, आपने वहीं पे अगर फॉरेन डीएनए को अटैच कर दिया है तो क्या वो अपनी एक्टिविटी को शो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो एक्स गैल है वो क्या करता है, एज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज किया जाता है। एक्स गैल क्या करेगा, जब यूज किया जाता है तो वो क्या करता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है जो इंडिकेट करता है कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है या फिर फंक्शनल है। नॉन रिकॉम्बिनेंट है या फिर फंक्शनल रहेगा, और अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है तो क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। मतलब जो आपका जीन था बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन जो था, अगर वहां पर आप लोगों ने फॉरेन डीएनए को अटैच कर दिया तो अब क्या करेगा, वो व्हाइट कॉलोनी शो करेगा। और जब आप लोगों ने अटैच किया था लेकिन उसमें फॉरेन डीएनए नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं कि जो इकोलाई है इसके पास वेक्टर है प्लाज्मिड, बट उसके पास कोई फॉरेन डीएनए नहीं है, कोई इंसर्ट नहीं है, तो क्या करेगा, वो ब्लू कॉलोनीज को शो करेगा, जिसका मतलब होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब ये फंक्शनल ही है। अभी फंक्शनल क्यों है, क्योंकि जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम था, जो जीन था उसका, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है ना, क्योंकि वहां पर अपना फॉरेन डीएनए तो गया ही नहीं। तो इसका मतलब भी क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है और फंक्शनल है। अब देखो व्हाइट कॉलोनीज में क्या होगा, वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, मतलब जो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन है वो क्या होगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। अब ये ब्लू कॉलोनीज, व्हाइट कॉलोनीज जो हम लोग देख रहे हैं, इसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेशन हुआ भी है या नहीं। तो ये कहाँ पे किया जाता है, एक मीडियम में किया जाता है, और जो प्रोसेस होती है जिसको हम लोग जिसकी मदद से हम इस कॉलोनीज को निकालते हैं उसको बोलते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। मतलब आप कलर्स को देख के पहचानते हैं कि आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है सेल में। अब ये जो कलर है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने बताया एक्स गैल करके जो सबस्ट्रेट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। एक्स गैल कौन यूज करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम यूज करता है। इतना क्लियर होगा, आई होप सो। अभी देखो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि वेक्टर्स ऑफ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमेफिशियन करके एक स्पीशीज है, ये क्या करता है, टीआई प्लाज्मिड को यूज करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, टीआई प्लाज्मिड को यूज करेगा, और टीडीएनए को ये जो प्लांट्स में है ये इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। अब ये टीडीएनए क्या होता है, टीडीएनए मतलब होता है ट्रांसफर डीएनए, जिसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसमें, टीआई प्लाज्मिड में, ठीक है। टीडीएनए को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टीआई प्लाज्मिड में। वेक्टर कौन सा रहेगा यहाँ पर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन। जैसे हम इकोलाई यूज करते हैं, ठीक वैसे यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन को हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी जो मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड है उसको हम क्या करेंगे, एज अ प्लांट कोलोनिंग वेक्टर यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है फिर रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस का ये एक नया फंक्शनलिटी है कि दैट इज ये क्या करता है, नेचुरली ऐड करता है डीएनए को इनटू एनिमल सेल्स, मॉडिफाइड एंड यूज्ड एज जीन डिलीवरी वेक्टर्स। मतलब जो भी हमको जीन को डिलीवर करना है सेल के अंदर, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रेट्रोवायरस को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ जीन डिलीवरी वेक्टर। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है। अभी देखो जो भी तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको लेने के लिए जो होस्ट होता है, होस्ट यानी क्या होता है, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर तुम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करने वाले हो और उसको एक्सप्रेस कराने वाला है। तो यहाँ पर जो रहेगा कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है एक्चुअल में, जो कॉम्पिटेंट होता है मतलब कि ऐसा कोई भी सेल जो कि फॉरेन डीएनए को ले सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट। तो यहाँ पे जो हमारा होस्ट है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक। डीएनए को हाइड्रोफिलिक क्यों बोला गया है? बिकॉज ऑफ जो शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन होता है उसमें क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। फॉस्फेट ग्रुप मतलब नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहाँ पर, जो कि इजीली अट्रैक्ट करेगा किसको, वाटर को। वाटर को क्यों करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, है ना। तो डीएनए में डीएनए इसलिए कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। सो इट कैन नॉट इजीली पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है तो ये हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है, टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरिया सेल्स मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट। मैंने क्या बोला अभी, जो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं मतलब कि ऐसे सेल जो कि who can take up the foreign DNA, या फिर कोई भी डीएनए को वो अपने अंदर ले सकते हैं, उस सेल को क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट। अब यहाँ पर देखो अगर कॉम्पिटेंट सेल नहीं हुआ मतलब अगर फॉरेन डीएनए को ले ही नहीं पा रहा है तो सेल का हम लोग को यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए जो सेल होता है उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए अगर हम लोग उसको ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखो जो कैल्शियम आयन है जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम लोग क्या करने के लिए यूज करते हैं, टू ट्रीट बैक्टीरियल सेल। पहला तो क्या काम है, डाइवेलेंट केटाइन है ये। डाइवेलेंट समझ में आता है आप लोगों को, यहाँ पे 2+ लिखा हुआ है, डाइवेलेंट केटाइन है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। इट इंक्रीजेस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है कि मतलब कोई चीज जो है वो अंदर आनी चाहिए या फिर बाहर जानी चाहिए, उस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हमें करवाना है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए पहले उस सेल को हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेना पड़ेगा ना। तो लेने के लिए हम कैसे उस मेम्ब्रेन को या फिर हम लोग कैसे उसको इतना कैपेबल बना सके कि वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सके सेल को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा जिससे हमें परमिशन मिलेगी कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर आने चाहिए कौन से नहीं। दे हेल्प डीएनए एंटर थ्रू पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। अब जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें क्या करेंगे, पोर्स बनते हैं जिसकी मदद से जो डीएनए है वो अंदर एंटर करता है। तो इस चीज को भी करवाने में कैल्शियम आयन जो है वो हेल्प करता है। अभी देखो यहाँ पे मोस्ट कॉमन मेथड है दैट इज हीट शॉक मेथड, जो कि यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया में। मतलब अगर तुम बैक्टीरिया यूज कर रहे हो फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो वहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, हीट शॉक मेथड। अभी हीट शॉक मेथड यूज क्यों करते हैं, जिससे क्या होगा, जो डीएनए हम उसको देना चाहते हैं वो सेल जो है वो अपने अंदर ले सकेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है इसका, पहले हम लोग इसको रखते हैं आइस में, ठीक है। जो सेल्स होंगे जो हमारा डीएनए रहेगा उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको आइस में रखेंगे। अब आइस में क्या होगा, जो डीएनए है वो बाइंड करेगा हमारे सेल से, जो भी तुम्हारा कॉम्पिटेंट सेल होगा उससे वो बाइंड करेगा। उसके बाद हम उसको देते हैं हीट शॉक। हीट शॉक कितना देंगे, 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक देंगे, जिससे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो डीएनए है वो अंदर जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं फिर से रिटर्न देम टू आइस। जो क्या होगा, जो पोर्स हमारे जनरेट हुए थे ये वाले स्टेप में, ठीक है, जो पोर्स जनरेट हुए थे जिसकी मदद से डीएनए अंदर आ गया था, अब क्या होगा, वो जो पोर्स है वो बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने एक बार डीएनए को इंसर्ट करवा दिया, उसके बाद हमें पोर्स को बंद करने होंगे सेल्स के, नहीं तो अदरवाइज कुछ और भी इम्प्योरिटीज आ सकती है इसके अंदर, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद कौन सा है, फिर रिकवरी स्टेज होता है, जहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट करते हैं एक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे एलडी वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो वो सब आप लोग जानने की जरूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सेल्स को इंक्यूबेट करेंगे एक मीडियम में, कौन से कितने टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स के लिए हम लोग उसको छोड़ देंगे वहीं पर। अब क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को अलाउ करेगा फॉरेन डीएनए को, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको अंदर लेने के लिए। नेक्स्ट आता है अदर मेथड्स क्या क्या है इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे डीएनए को। तो इसमें है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे कहाँ पर, न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में। फिर आता है बायोलिस्टिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन गन।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स है गोल्ड के या फिर टंगस्टन को, उनको कोट करेंगे हमारे डीएनए से। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉम्बार्ड करेंगे हमारे प्लांट सेल में, ठीक है। जीन का हम मोस्टली प्लांट सेल में यूज करते हैं। फिर आता है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। डिसआर्म्ड पैथोजन क्या होता है, इसके पास एक्चुअली ना पहले से एक डिजीज कॉजिंग जीन होता है, जिसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, मतलब इसके पास एक था जो कि पैथोजेनेसिस कॉज कर रहा था, उस जीन को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर जो मॉडिफाइड पैथोजन है लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन, मतलब जब भी इन्फेक्शन होगा उस टाइम पे क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको ये ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें होस्ट सेल में। आई होप इतना क्लियर है। ये देखो यहाँ पर जो इमेज है इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट या फिर जीन गन बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये हीट शॉक के लिए था। हीट शॉक के लिए हमारा जो डीएनए है सेल्स का हम लोगों ने मिक्सचर बनाया है, इसको हम लोगों ने क्या किया, आइस बात पे रखा है फॉर 5 मिनट्स के लिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको हीट शॉक दिया है कितना, 42 डिग्री सेल्सियस का, एंड देन उसके बाद फिर से उसको आइस में दिया है कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसका प्लेटिंग करेंगे हम। तब उसके बाद हम देखते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है प्रेजेंट है या नहीं है, या रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हमें मेन पढ़ना है यहाँ पर। तो पहला स्टेप क्या है, हम पहले क्या करेंगे, सोर्स डीएनए को आइसोलेट करेंगे। जो भी आपका डीएनए रिक्वायर्ड है जिसमें वो जीन प्रेजेंट है जो आपके प्रोटीन या किसी प्रोडक्ट को बनवा रहा है, तो उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे पहले उस डीएनए को। फिर उस डीएनए को हम क्या करेंगे, कट करेंगे एट स्पेसिफिक लोकेशंस बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर आता है उसका हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे। जो भी आपका सीक्वेंस है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ानी है ना, तो हम लोग अब देखो जो भी मान लेते हैं कि तुम लोगों ने कट किया है, बट थोड़े से सीक्वेंस से तो काम नहीं होगा, हमें ज्यादा नंबर ऑफ सीक्वेंस चाहिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कुछ फ्रेगमेंट जो होते हैं वो मतलब कंटामिनेशन कॉज कर जाते हैं, या फिर नंबर ऑफ जो फ्रेगमेंट है वो कम पड़ जा रहे हैं हमें हमारे टेस्टिंग्स के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके नंबर्स को बहुत ज्यादा कॉपीज बना लेते हैं। कैसे करेंगे वो, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीआर चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, उसका इंसर्शन करेंगे। वो जो फ्रेगमेंट हमें मिला है एम्प्लीफिकेशन से छोटे छोटे, उनका हम लोग इंसर्शन करेंगे किसमें, आरडीएनए इनटू होस्ट में, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो अपना मेन जो अपना स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन का वो यहीं पर होगा। उसके बाद कोई भी सेल या फिर ऑर्गेनिज्म हम यूज करेंगे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, देन आएगा एक्सप्रेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अभी जो भी आप लोगों ने जीन को डाला है वो क्या करेगा, किसी प्रोडक्ट को बनाएगा, किसी ना किसी प्रोडक्ट को बनाएगा, तो उसका प्रोडक्शन हमें लार्ज स्केल पे करवाना पड़ेगा। जो हम कहाँ करवाएंगे, बायो रिएक्टर में, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर। देन उसके बाद आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो मार्केटिंग वगैरह का प्रोग्राम होता है वो इसमें आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप जो है दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो पहले हमको क्या करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है। अभी देखो डीएनए क्या है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसको कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम प्रोटीन्स, आरएनए, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, इन सबसे इसको फ्री होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, लिपिड हो गया, या और कुछ है तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्योर डीएनए ही चाहिए। तो हम लोग उसको प्योरीफाई करेंगे। सेल्स को क्या करेंगे, अब आपको अगर डीएनए चाहिए तो आपको पहले सेल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दीज काइंड ऑफ एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है। फिर आता है सेल्यूलेज, प्लांट्स में जो रहेगा। फिर आएगा चिटिनेज। ये सारे कैसे होते हैं, उनके आउटर कवरिंग में हेल्प करते हैं उसके इंटीग्रेशन के लिए। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इनएक्टिवेट करेंगे। इसकी मदद से जो सेल है वो ओपन हो जाएगा और जो डीएनए है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अभी देखो जो आरएनए है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोन्यूक्लियस। जो राइबोन्यूक्लियस होता है ना, वो किसको करेगा, आरएनए को ही खाली निकालेगा, आरएनए को रिमूव करेगा,
फिर आता है प्रोटीन्स आर रिमूव्ड यूजिंग प्रोटीएज। प्रोटीन के लिए क्या यूज किया जा रहा है? प्रोटीएज। आरएनए के लिए क्या यूज किया जाएगा? राइबोन्यूक्लियेज। अब हमारा क्या बचा? डीएनए निकल गया, प्रोटीन निकल गया, है ना। ये सारी चीजें, सॉरी डीएनए नहीं, आरएनए निकल गया, प्रोटीन निकल गया। अब हमें क्या मिला है? डीएनए मिला है, जो कि प्यूरिफाइड फॉर्म में है। इसको हम क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल में हम लोग 70%, 80% ऐसा मतलब यूज करते हैं, मोस्टली 70% ही यूज करते हैं। तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा डीएनए का, जो कि कैसा दिखेगा? एक फाइन थ्रेड्स के जैसा, मतलब एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देगा ये, ठीक है। तो वही हमारा डीएनए होगा। देन नेक्स्ट आता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब हमें इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है, तो हमको कट करना पड़ेगा। कट कैसे करेंगे हम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। हमें पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कहाँ कट करेगा? इंटरनल साइड पे ही कट करेगा, है ना, एंड पे नहीं करेगा। तो क्या करेगा? जब इंटरनल साइड पे ये कट करता है तो हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे उसके। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो कैसे चेक होंगे? यूजिंग एज, मतलब अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हम लोग ने पहले ही देख लिया है। उसमें क्या होगा? जो डीएनए है, बिकॉज डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो वो कहाँ मूव करेगा? एनोड के पास। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर डीएनए आर कट विद द सेम एंजाइम। यहाँ पर एक नई चीज है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है, मतलब जो भी जीन आपका है जो आप लोग इंसर्ट करने वाले हैं, और जो हमारा वेक्टर डीएनए, जब हम उसको कट करते हैं तो वो सेम एंजाइम से ही कट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डीएनए लाइगेज जॉइंस द फ्रेगमेंट विद द वेक्टर, फॉर्म्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आरडीएनए। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हम यूज करते हैं पीसीआर रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्यों? एम्प्लीफिकेशन मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाना, ठीक है, किसी चीज को एम्प्लीफाई करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे इन द नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट। क्या क्या चाहिए यहाँ पर? 2 प्राइमर चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। नेक्स्ट आता है इट्स यूजेस थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम लोग टैग पॉलीमरेज भी बोलते हैं, जो कहाँ से निकाला गया है? जो स्पीशीज है बैक्टीरियल स्पीशीज, इसको क्या बोलेंगे? थर्मस एक्वाटिकस। यहाँ से इसको निकाला गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? टैग पॉलीमरेज। फर्स्ट हम लोग इसका स्टेप देखते हैं। तो देखो, जो पीसीआर रिएक्शन होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं मेन: डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। इन हर एक स्टेप के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं जिसपे ये परफॉर्म किए जाते हैं। डीनेचुरेशन में क्या होता है? 90 to 96 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है, इसकी वजह से जो हमारा डीएनए है, जो भी तुम्हारा डीएनए था, वो क्या होगा? वो सेपरेट हो चुका है 2 अलग अलग डीएनए में। ये एक अलग स्ट्रैंड है, ये एक अलग स्ट्रैंड है, ठीक है। डीनेचुरेशन के बाद ये होता है। अब ये आता है एनेलिंग। अभी एनेलिंग मतलब क्या होता है? जॉइनिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्राइमर्स को ऐड करते हैं। प्राइमर क्यों ऐड करना है? प्राइमर इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि ये एंड देता है डीएनए पॉलीमरेज को ऐड होने के लिए। अब डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर आना और स्ट्रैंड्स पर जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको लेकर आने के लिए कौन काम करेगा? प्राइमर। तो प्राइमर पहले आके अटैच होता है, फिर उसके बाद कौन आकर अटैच होगा? उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा। डीएनए पॉलीमरेज मतलब टैग पॉलीमरेज। क्यों टैग पॉलीमरेज? थर्मस एक्वाटिकस, यहाँ से टी लिया, यहाँ से ए क्यू लिया है, तो वो बन गया है टैग पॉलीमरेज। अब टैग पॉलीमरेज क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि इसके पास एक एबिलिटी है कि ये हायर टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करेगा, मतलब ये अपना फंक्शन नहीं छोड़ेगा, ये फंक्शनल ही रहेगा। तो इसीलिए टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं। अनिलिंग का जो टेम्परेचर होता है इट इज मोस्टली 40 to 60 डिग्री सेल्सियस या फिर 65। उसके बाद होता है एक्सटेंशन। अब देखो, जो प्राइमर था, प्राइमर के पास आया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, डीएनटीपीस को, फिर क्या बनेगा? एक नया स्ट्रैंड बनेगा। अब इस नया स्ट्रैंड का जो एक्सटेंशन होता है वो इस वाले प्रोसेस में होगा, जहां पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 70 to 72 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड था, डीनेचुरेशन हुआ, अनिलिंग हुआ, उसके बाद एक्सटेंशन के बाद कितने स्ट्रैंड बने हमारे पास? 2 बन चुके हैं। मतलब कितने बन रहे हैं? एक फ्रेगमेंट से कितने बन रहे हैं? 2 उसी फ्रेगमेंट, उसी साइज के जो अपने डीएनए सीक्वेंस बन रहे हैं। यहाँ पर देखो, इसको हम लोग बोलेंगे एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट, ठीक है।
यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, दैट इज 2⁻n। जो 2⁻n होता है वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली तुम्हारे बुक में था नहीं। तो 2⁻n मतलब कि वो जो n है दैट इज इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल आपने यूज किए हैं। यहाँ पर देखो 30 साइकिल्स यूज किए हैं, तो यहाँ पर 1 बिलियन टाइम्स हमको प्रोडक्ट मिला है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक ही साइकिल यूज की है, तो क्या होगा 2⁻n में 2:1 हो जाएगा। 2:1 मतलब कितना होता है 2, तो मतलब हमारे प्रोडक्ट कितने बने 1 से 2। अगर मैंने 2 साइकिल चलाई होती तो कितना बनता 2:2 हो जाता वो। तो 2:2 मतलब कितना हुआ 4, तो मतलब कितने हम लोगों को डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे 4। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को अचीव करते हैं। नेक्स्ट आता है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, जो कि अपना मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है। अब यहाँ पर जो होस्ट है उसको कैसे बनाते हैं हम, कॉम्पिटेंट बनाते हैं, जिसकी मदद से वो डीएनए को ले सकते हैं अपने अंदर। फिर जो आरडीएनए होगा वो क्या करेगा, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैरी करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन भी हो सकता है वो। अब देखो जो ट्रांसफॉर्म सेल है वही खाली एंटीबायोटिक के मीडियम में ग्रो करेंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्म है वो नहीं ग्रो करेंगे। देन उसके बाद आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। ये क्या करेगा, ये बताता है हमें कि जो पर्टिकुलर जो सेल है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो हमें जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो हमें जो जीन था जो वेक्टर में हम लोग ने अटैच किया था वो मल्टीप्लाई होगा। फिर उससे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल मिलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटीन मिल जाएंगे हम लोगों को, जो भी हमारा रिक्वायर्ड था। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसको प्रोड्यूस करवाना है इन अ डिजायरेबल अमाउंट। तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन अकर्स अंडर सुटेबल कंडीशन। अब जो तुम्हारा जो जीन था जो कि वेक्टर में अटैच था उसका एक्सप्रेशन करवाना है, जिसकी मदद से हमारे को वो प्रोटीन मिलेगा। तो हम कैसे करवाएंगे, स्मॉल स्केल कल्चर पे भी करवा सकते हैं, और क्या करेंगे फिर इसको यूज टू एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई प्रोटीन। या तो हम लोग उसका एक्सप्रेशन करवाने के लिए स्मॉल स्केल कल्चर यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो प्रोटीन हमारा बना है उसको हम लोग प्यूरिफाई कर लेंगे हमारे फर्दर यूज के लिए। अभी देखो अगर हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए तो हमें क्या करेंगे, बड़े बड़े सिस्टम्स को भी यूज करना पड़ेगा, जिससे हमारे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही बड़े अमाउंट में हो। अब स्मॉल कल्चर जो होंगे वो कैसे होंगे, थोड़े से ही यील्ड देंगे, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे हमें, ज्यादा प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हम लोगों को बड़ा यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम यूज करते हैं। एक बैच कल्चर सिस्टम होता है, एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, जो मीडियम है ठीक है जिसमें वो ग्रो करते हैं उसको रिमूव किया गया है, फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे जिसके वो अगेन ग्रो करना स्टार्ट करेगा। कीप्स सेल इन लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस, ये ऐसा फेस होता है बैक्टीरियल ग्रोथ का जहां पर जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और इंक्रीज हो जाती है। अब क्या होगा, अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल फेस में इनको रखा गया था तो जो बायोमास है, जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल थे वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, प्रोडक्ट्स भी ज्यादा मिल गए हैं, तो उनको क्या मिलेगा फिर, हायर प्रोटीन यील्ड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटर बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर हम लोग जो वेसल्स यूज कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बर्तन यूज कर रहे हैं वो कितने हैं, अप्रोक्स 100 to 1000 लीटर के हैं। ठीक है, फॉर मास प्रोडक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा प्रोडक्शन करवाना है तो हमें वेसल्स भी ज्यादा बड़े चाहिए रहेंगे। अब देखो फर्मेंटेशन करवाने के लिए जो ऑप्टिमल कंडीशंस है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला तो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, क्या क्या टेम्परेचर को रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ। फिर भी होता है पीएच, ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए अच्छे से, सॉल्ट्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए। फिर होता है मोस्ट कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं बायोरिएक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, ये जो पहला वाला है ये है सिंपल स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर बायोरिएक्टर।
और दूसरा वाला जो है दैट इज फास्ट स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अब जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं दैट इज स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, उसके पास क्या क्या है, एजिटेटर सिस्टम है। एजिटेटर सिस्टम क्या काम करता है, ये मैकेनिकल डिवाइस जैसे काम करेगा, जो क्या करेगा, ब्लेंडिंग में यूज करेगा, मिक्सिंग, सस्पेंशन मतलब सस्पेंड करने के लिए यूज करेगा, होमोजेनाइजेशन के लिए यूज होगा। फिर आता है ऑक्सीजन सप्लाई जो कि प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड हो। फिर नेक्स्ट आता है फोम कंट्रोल। अभी देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर तो रिलीज होंगे, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से क्या होता है, इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो फोम है उसका ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है, फोम फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो फोम फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एंटी फोमिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। अभी अगर ज्यादा फोम हुआ तो क्या होगा, इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो सकता है लिक्विडिटी की वजह से। फिर आ सकता है प्रोडक्ट का जो कंटेमिनेशन है वो बढ़ सकता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फोम कंट्रोल करवाते हैं। फोम कंट्रोल कैसे करवाएंगे, एंटी फोमिंग एजेंट को यूज करते हुए। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर कंट्रोल, जो कि रिक्वायर्ड जितना भी ऑप्टिमल है उतना होना चाहिए। फिर होगा पीएच कंट्रोल। फिर आता है सैंपलिंग पोर्ट्स। ठीक है, अब आता है लास्ट स्टेप जो भी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, और उसके जो प्रोडक्ट मिले हैं उसका क्या करना है। तो वो होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फाइनल स्टेप आफ्टर बायोसिंथेसिस, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट जो बना है, प्रोटीन बना है, उसका जो फाइनल स्टेप है उसका हम करने क्या वाले हैं। तो देखो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला तो सेपरेशन करेंगे उसका, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे जो भी हमारा प्रोटीन होगा। फिर इसका क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मुलेशन करेंगे विद प्रिजर्वेटिव्स, अदरवाइज उसको वो कंडीशन अगर नहीं मिली तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, क्लिनिकल ट्रायल्स भी कर सकते हैं उस पर। क्लिनिकल ट्रायल्स में हम क्या करते हैं, मतलब जो भी ड्रग्स है या फिर कोई भी प्रोटीन है उसकी हम लोग उसका एक्शन देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, किस चीज पर काम कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। ठीक है, जो स्टेप्स जितने भी हैं वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो दिस वाज द होल थिंग इस टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को चैप्टर अच्छे से करके जाना है। आई होप से सबको क्लियर हुआ जो भी मैंने पढ़ाया है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट। अभी देखो यहाँ पर पीवाईक्यूज मैंने दिए हैं। राइट द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन अगारो सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बताओ कि जो डीएनए फ्रेगमेंट का मूवमेंट है वो कैसा होना चाहिए। अगर लार्जर फ्रेगमेंट है तो वो फार्दर इट मूव्स, या स्मॉलर फ्रेगमेंट है तो फार्दर इट मूव्स, या फिर पॉजिटिवली चार्ज है फ्रेगमेंट है तो वो फार्दर एंड में मूव करेगा, या नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट है तो वो मूव ही नहीं करेगा। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होगा तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, है ना। और कहाँ जाएगा, वो एनोड पे जाएगा अगर नेगेटिवली चार्ज है तो। फिर आता है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। कहाँ पर किया जाता है मार्केटिंग के पहले, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as, क्या होगा इसमें से मैंने बार बार बताया, आप लोगों को सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट आता है डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन अगारो जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद। किससे हम लोगों ने स्टेन किया था जिससे ऑरेंज कलर मिल रहा था, याद करो और इसका आंसर लिखो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें से स्टेटमेंट जो कि बहुत ज्यादा नीट में पूछे जाते हैं, ये सारा स्टेटमेंट वाइज वाला। तो स्टेटमेंट 1 और 2 इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो दे कैन आस्क। ओके, बाय बाय, टेक केयर।